नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपसे मैंने पिछले लेक्चर में वादा किया था कि अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह मैं आपको ज़री जायदाद के तकसीम के बारे में बताऊंगा। जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया था कि जायदादें यकीनन कई किस्म की होती हैं। सकनी जायदाद, ज़री जायदाद, हाँ एक और भी तकसीम है जायदादों की, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे रकम है, यानी कि हर वो जायदाद जो ज़मीन में गड़ी हुई नहीं है उसको मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं हमारी कानूनी ज़बान में। और वो जायदाद जो ज़मीन में गड़ी हुई है, एक जगह से दूसरी जगह वो मुंतकिल नहीं हो सकती फ़िज़िकली, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी आगे फिर दो किस्में हैं। जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया था कि वो जायदाद जो सकनी है और वो जायदाद जो ज़री है। सकनी जायदाद जिसमें रहश पजीर हुआ जाता है, यानी कि मकान है, दुकान है। और ज़री जायदाद जो फसलें उगाने के लिए काम आती है। अब वो चूँकि हमारा मुल्क ज़री मुल्क है, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीनें बड़ी काबिल हैं और बड़ी वैल्यूएबल हैं। माशाल्लाह हमारे बहुत सारे लोग जागीरदार हैं। अल्लाह ने उनको ज़िंदगी में खूब ज़री ज़मीनें दे रखी हैं। कुछ कम जायदाद वाले लोग भी हैं, कुछ मामूली जायदाद वाले लोग भी हैं। तो बहरहाल क्योंकि जायदाद एक ऐसी चीज़ है जो किसी न किसी मरहले पर उसकी तकसीम होती है, और वो तकसीम जब इंसान इस दुनिया से कूच करता है तो उसके लवाहिकीन जो होते हैं कानून के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, वो उनमें तकसीम हो जाती है। तो ज़री ज़मीन की तकसीम का चूँकि आज हमारा उन्वान है, ज़री ज़मीन जब कि वो एक आम अंदाज से उसको तकसीम किया जाना हो तो उसके लिए या तो वही तरीका है कि वो जायदाद के वारसान जो हैं, मुतवफ़ी के बेटियां हैं, बेटे हैं, बीवी है, बेवा है, या ज़्यादा बेवगान हैं, तो वो आपस में मिल बैठकर तकसीम कर सकते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर उनमें डिस्प्यूट पैदा हो जाए, और आम तौर पर डिस्प्यूट उस वक़्त पैदा होता है जब कोई एक वारिस दूसरे वारसान के हकूक़ पर वो गसब करने की कोशिश करता है, तो यकीनन डिस्प्यूट पैदा होता है। और हमारे मुल्क में मेरे तजर्बे में ये बात है कि आम तौर पर बच्चियों के हुकूक़ का हम ख्याल नहीं रखते। बेटियां भी बाप की वारिस होती हैं जैसे बेटे वारिस होते हैं। लेकिन हाँ, शरीयत ने चूँकि वालिद की जायदाद या माँ की जायदाद उसकी बेटियों का एक हिस्सा है
और बेटे का 2 हिस्से। और ये अगर ख़ानदान के लोग बैठकर इसको खुश असलूबी से तकसीम कर लें तो फिर कोई मसला नहीं पैदा होता। वरना किसी शख्स का भी, वो बेटी हो या कोई बेटा हो या बेवा हो, वो महसूस करती है कि उसका हक उसे नहीं मिल रहा, तो वो या भाइयों में तकसीम का डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, तो वो तकसीम के लिए तहसीलदार के पास जाएंगे। तहसीलदार रेवेन्यू का वो अफसर है जो ज़री ज़मीनों की तकसीम की ज़िम्मेदारी है उस पर। हाँ, एक बात यहाँ और भी बड़ी अहम है बताने वाली, कि अगर मिल्कियत में डिस्प्यूट हो जाए, ज़री ज़मीन की मिल्कियत में, कि मालिक अगर कोई ये कहे कि ये मालिक ही नहीं है, ये वारिस ही नहीं है, तो फिर सिविल में जाएंगे। लेकिन अगर ये डिस्प्यूट ना हो तो फिर तहसीलदार के पास वो शख्स जिसको उसका हक नहीं मिल रहा, जो समझता है कि ये तकसीम मुनासिब नहीं है, जो उनसे नहीं हो पा रही, तो वो तहसीलदार को दरख्वास्त देगा। वो दावे की शक्ल होगी और यकीनन ये कोई वकील ही करेगा, क्योंकि इसकी ज़बान एक कानूनी ज़बान होती है। जिस तरह आप अदालतों में जाते हैं, वो तहसीलदार की भी एक रेवेन्यू की पहली अदालत है, और तहसीलदार अपने कानून को अपने पटवारी के ज़रिए कि उसकी रिपोर्ट मांगता है, और वो फिर पटवारी अपनी पूरी रिपोर्ट तहसीलदार साहब के सामने पेश करते हैं, और दोनों पार्टियों को सुनकर कानूनी अदालतों में इस बात का बहुत ही कानून तंबीह करता है। अदालती अफसरान, ये कानून की ख़ास शिक है कि नो वन शुड बी कंडम अनहर्ड, यानी कि बग़ैर दूसरे को सुने बग़ैर, दूसरे का मौक़िफ़ सुने बग़ैर फ़ैसला ना किया जाए। हाँ, अगर इसके बावजूद कि वो पूरी कोशिश करते हैं कि दूसरी पार्टी को बुलाया जाए और उसका मौक़िफ़ सुना जाए, उसके बावजूद कोई शख्स अदालत में, यानी कि तहसीलदार की अदालत में पेश नहीं होता, उन वारसान में से, क्योंकि जब दावा किया जाता है, जिस तरह आपने सकनी के लिए तकसीम का सुना था, वो तमाम पार्टियां जो तकसीम चाहती हैं वो मुद्दई बनेगी, और जो तकसीम नहीं चाहती, यानी कि यकीनन उनमें डिस्प्यूट तो पैदा हो जाता है ना, अपने बाहिमी जब ये सिलसिला हो जाता है, तो वो लोग जो चाहते हैं कि तकसीम हो और अदालत तकसीम करे, तो वो मुद्दई बनते हैं, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बेवा हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे एक बेटी एक बेटा या बेवा एक पार्टी बन जाएं, बाकी लोग दूसरी साइड पे हों, मुदाले कहलाते हैं वो। तो मुद्दई तो ज़ाहिर है जब दावा करता है उसे पता है कि मैंने दावा किया है, वो उसको तारीख़ मिलती है और वो पेश होता है हर तारीख़ पर अपने वकील साहब के साथ।
लेकिन अब ये भी बात ये ज़हन में रहे कि वकील साहब का रोल बड़ा अहम है। सिविल साइड पे वकील पेश हो जाएं तो ज़रूरी नहीं होता कि आम तारीख़ों पर के मुद्दई भी पेश हो, लेकिन अपने केस की पैरवी करने के लिए आपको एक आध आदमी को चाहिए कि वो पेश हो। मैं आम तौर पर अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ, अपने मौक्किलीन को, कि भाई आप अपनी तारीख़ पे आया करें, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरी कारकर्दगी मेरा मुवक्किल देखे। मेरी कोशिश जो होती है अदालतों में वो देखे। और मैं उनको एक तो आम तौर पर एक जो हमारा कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे मुवक्किलीन आए। मैं जब अदालत से बात करता हूँ, उनके मौक़िफ़ की पैरवी करता हूँ, तो उनको पता होना चाहिए ना कि क्योंकि उन्होंने आखिर फ़ीस दे रखी होती है, और मैं भी चाहता हूँ कि मेरे मुवक्किल को मालूमात होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। लिहाजा अपने केस की पैरवी करनी चाहिए, पहुँचना चाहिए। और मेरे ये इल्म में अभी पिछले दिनों ये केस आया है कि वकील साहब, अल्लाह माफ़ी दे, माशाल्लाह वकील हमारे बड़े काबिल लोग हैं, बड़े बातमाद, और वकील के ऊपर एतमाद भी होता है। हमारे पास करोड़ों की जायदादों के लोग कागजात दे जाते हैं, हम कस्टोडियन होते हैं उनके एतमाद के। उनको ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये वकील की क्वालिटी है कि वो ऑनेस्ट हो अपने क्लाइंट के लिए, वो ईमानदार हो, मेहनती हो। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि हमारे मुवक्किल, लेकिन खुदा न खास्ता कोई कमज़ोरी हो कहीं, तो यकीनन आप अपने हुकूक की रखवाली के लिए आपको अपने वकील के साथ रब्ता रहना चाहिए। अदालत में केस हो तो आप पेश हों साथ। आपको पता होना चाहिए कि मेरी कौन सी अदालत में क्या केस चल रहा है, वहाँ क्या कार्रवाई हुई है। तो वो जब तहसीलदार साहब के पास केस पहुँचता है तो फिर वो उनका अपना एक निज़ाम होता है, वो उसके ज़रिए दूसरी पार्टी को बुलाते हैं। और चूँकि हमारे ज़री ज़मीनें के मालकान ज़्यादातर देहातों में रहते हैं, वहाँ हमारे नंबरदार साहब होते हैं, ज़ैलदार होते हैं, मुअज़्ज़िज़ीन देह होते हैं। वो मामलात को सारे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानते होते हैं, उनकी गवाहियाँ बड़ी अहम होती हैं। तो लिहाजा पटवारी साहब जब रिपोर्ट पेश करता है तो वो सारे हक़ाइक़ सही तहसीलदार साहब के साथ पहुंच जाते हैं। हाँ, दूसरी पार्टी भी अगर उस पर तैयार हो जाए कि तहसीलदार के सामने वो बयान देते हैं कि जी कानून के मुताबिक हमें कोई इतराज़ नहीं है और हमारी जायदाद तकसीम कर दी जाए, तो वो तहसीलदार साहब अपना आर्डर पास करते हैं। और लेकिन अगर कुछ कमी बेशी हो तो जो भी मसाइल वो अगर चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ज़मीनें बाज़ ज़मीनें ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं, उनमें अच्छी फसलें होती हैं, नहर के किनारे पर होती हैं, पानी अच्छा वहाँ मुहैया होता है। बाज़ ज़मीनें ज़रा दूर होती हैं जो टेल कहलाती है, हमारे देहातों में पानी की टेल पर होती हैं, एंड पे होती हैं, उनकी वैल्यू कम होती है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख कर वो
प्रॉपर्टी की तकसीम होती है। तो कहने का मतलब ये है कि सकनी ज़मीन सिविल जज साहब के पास पहली अदालत, और ज़री ज़मीन पहली अदालत हमारे मोहतरम तहसीलदार साहब, और उनके फैसले के बाद फिर आगे मेंबर रेवेन्यू तक भी पहुंच जाते हैं केस, फिर उसके बाद हाई कोर्ट जाते हैं, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो आखिरी तकसीमें फिर अगर नीचे वो ना फाइनल हो सकें तो वहाँ तक पहुँच जाती हैं। तो इस तरह ज़री ज़मीन की तकसीम होती है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारा चैनल आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, जो लोग ख़ातीन व हज़रात मेरे नाज़रीन हैं, मेरे उस वीडियो को जो मैंने सकनी जायदाद की तकसीम के बारे में डिलीवर किया है लेक्चर, उसको जो देखना चाहते हैं वो आई बटन में है। लिहाजा मैं आपसे कहूँगा कि आई बटन में वो मेरा लेक्चर देखें और उससे यकीनन आप मुस्तफ़ीज़ होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।